चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। द वर्ड इज केमिकल काइनेटिक्स। ओके, हर यूनिट की तरह किसी भी यूनिट को समझना है तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो वर्ड है ये अपने आप में दो तरीके से स्टडी हो सकता है। केमिकल मीन्स केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, और काइनेटिक मीन्स इन मोशन। तो जब केमिकल कंपाउंड मूव कर रहे हैं बेटा तो उसे केमिकल काइनेटिक्स कहा जाएगा। और केमिकल कंपाउंड के मूव करने का मतलब होता है जब वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन केमिकल कंपाउंड रिएक्ट्स और वी कैन से व्हेन केमिकल कंपाउंड्स आर इन मोशन द ब्रांच इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगर केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करना है बेटा तो समझिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reactions, factors affecting the rate of reactions, factors affecting rate of reaction, rate of reaction and mechanism of a reaction, mechanism of a reaction। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी केमिकल काइनेटिक्स में ये तीनों ही चीजें वन बाय वन करके स्टडी की जाएंगी। क्लियर है? ये पता चल गया कि पढ़ना क्या है केमिकल काइनेटिक्स में। चलिए एक बार समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये यूनिट है क्यों। देखिए 11th में हम लोग एक यूनिट पढ़ते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है बेटा कि फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ध्यान है ये चीज आपको, किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में समझे तो ये है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स बताती है कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। क्लियर है ये बात? तो ये तो पता चल गया बेटा डेल्टा जी से, अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मीन्स या तो अपने आप हो जाए या थोड़े से इनिशिएशन से हो जाए, और अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, क्लियर है ये बात आपको? बट प्रॉब्लम इज दैट अगर रिएक्शन होगी तो वो कितने टाइम में होगी? क्या सेकंड्स में हो जाएगी, क्या डेज में हो जाएगी, या मंथ लगेंगे या इयर्स लगेंगे उसको कंप्लीट होने में? थर्मोडायनेमिक्स हमें इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। यानी ये कुछ ऐसा है बेटा, इफ समवन सेज कि भाई मैं आ रहा हूं, ओके, इट मींस आना तो है, लेकिन अब आ कब रहा हूं? अभी आ रहा हूं, 10 मिनट में आ रहा हूं, 2 घंटे में आ रहा हूं, या 2 महीने में आ रहा हूं, ये तो क्लियर नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी सिर्फ वर्ड क्या है, मैं आ रहा हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज समथिंग मींस कि कोई आ रहा है, बट केमिकल काइनेटिक्स विल एक्सप्लेन कि वो कितनी देर में आ रहा है। 2 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, 1 घंटे में आ रहा है, या 2 दिन में आ रहा है। तो ये जो ब्रांच है बेटा ये हमें बताएगी कि रिएक्शन जो हो रही है वो कितनी देर में हो रही है, कितना टाइम ले रही है वो रिएक्शन। क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले एक बात समझिए बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पे रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि उनकी स्पीड के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शंस है बेटा? वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शन, और यू कैन से इन बिटवीन, और वी कैन से मॉडरेट, और इन बिटवीन यानी कि जो ना तो बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, और ना ही बहुत स्लो है, इन बिटवीन कहीं पे वो एग्जिस्ट करती है। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होती है बेटा? जिनका टाइम पीरियड फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है।
क्लियर है, समझ पा रहे हैं? यानी कि सेकंड के भी बहुत पहले वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। यानी समझिए A प्लस बी, हमने B में A डाला और डालते ही रिएक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। क्लियर है? फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए। वेरी स्लो रिएक्शंस वो होती है बेटा दोज हु टेक्स फ्यू आवर्स और समटाइम्स फ्यू डेज, मे बी मंथ, जिन्हें कंप्लीट होने में क्या लगे, कुछ घंटे लगे, या कुछ ज्यादातर केसेस में ये बहुत स्लो रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, कुछ दिन या कुछ महीने हम कंसीडर करते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन होती है बेटा जो कुछ मिनटों में कंप्लीट हो जाए, समझ पा रहे हैं, या कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए AgNO3 plus NaCl, when they react, it will produce AgCl plus NaNO3। ये रिएक्शन बेटा 1 सेकंड से भी पहले कंप्लीट हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में कंप्लीट होती है, तो वेरी फास्ट कैटेगरी में आएंगी। और आपको याद रखना है जनरली ये जो रिएक्शंस होती है ना, ये आयनिक रिएक्शंस होती है। आयनिक रिएक्शन समझ रहे हैं, जिनमें टूटने पर आयंस बनते हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस है बेटा जो कुछ दिन या कुछ मंथ्स में कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, एक दिन में तो होगा नहीं, कुछ मिनटों में तो होगा नहीं, मे बी इट विल टेक फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन। मॉडरेट रिएक्शन वो होती है बेटा जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो कुछ मिनटों में या कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। सबसे बढ़िया डेली लाइफ का एग्जांपल है बेटा जी डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग जो फूड इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर है ये बात आपको? लेकिन आप समझिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड का, इट विल टेक नियरली 3 to 4 आवर्स। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, समझ पा रहे हैं? तकरीबन 4 से 5 घंटे का ये प्रोसेस होता है। तो अगर मैं इसको रिएक्शन की फॉर्म में दिखाऊं तो C12H22O11 दैट इज सुक्रोज when undergo hydrolysis in the presence of an acid, यानी कि हम इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, पानी डाल के इसको तोड़ रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। इट विल प्रोड्यूस C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस C6H12O6, अगेन फॉर्मूला सेम है बट द वर्ड इज फ्रुक्टोज। तो कितने टाइप का रिएक्शन हो गया बेटा, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल क्लियर है? कौन सी रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस रस्टिंग ऑफ आयरन, और मॉडरेट रिएक्शन डाइजेशन ऑफ फूड। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? तो चलिए एक बार इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं बेटा। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो रही है बेटा, तो इसका रेट एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, इट्स एक्सट्रीमली टफ। तो ये जो रिएक्शंस है इनके रेट की स्टडी करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इट्स हार्ड टू फाइंड आउट देयर एग्जैक्ट रेट। और अगर हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, 6 महीने में लग रहा है भैया, जो 4 महीने में लग रहा है, तो इनका भी रेट एक्यूरेटली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको नोट डाउन करनी है कि वेरी फास्ट और वेरी स्लो रिएक्शंस का रेट फाइंड आउट करना आसान नहीं होता है। तो इस यूनिट में हम लोग जिन रिएक्शंस पे स्टडी करेंगे, जिनका रेट निकालना हमारे लिए फिजिबल है, वो होते हैं बेटा मॉडरेट रिएक्शंस। इनका रेट हम लोग इजिली और एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ये बात? क्लियर है? अच्छा चलिए एक चीज देखिए, जनरली एक बात होती है बेटा कि जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड आप सबको पता है केमिस्ट्री में ये एक तरीके का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, कैसा बॉन्ड है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अब मान लीजिए मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है और जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, पानी ले रहा हूं। 2 कंटेनर ले लिए, 2 बीकर ले लिए मैंने। एक में मैं डाल रहा हूं NaCl और एक में मैं डाल रहा हूं शुगर दैट इज C12H22O11। ठीक है, हु विल डिसॉल्व फास्ट? ठीक है, हम तो रेट की बात कर रहे हैं, तो इस बार स्पीड और वेलोसिटी इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। NaCl पानी में जल्दी डिसॉल्व होगा बेटा या फिर सुक्रोज जल्दी डिसॉल्व होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है,
टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, फिर हम इसको देखते हैं कि होगा क्या। समझिए अब होता क्या है बेटा NaCl के केस में। वैसे तो NaCl में कैसा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड को तोड़ना सबसे मुश्किल है। लेकिन आप नोटिस करेंगे तो ये जो NaCl है इट डिजोल्व फास्ट, या इट डिजोल्व क्विकली, जबकि यहां पे कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड एक तरीके का वीक बॉन्ड होता है बेटा। तो वीक बॉन्ड है तो जल्दी डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन इट डिजोल्व स्लोली। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझिए। देखिए किसी भी चीज को अगर डिजोल्व होना होता है बेटा तो उसे 2 स्टेप में से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट, डिजोल्व होने के लिए चाहे नमक को डिजोल्व होना है चाहे शुगर को डिजोल्व होना है, फर्स्ट स्टेप होता है बेटा जी आयोनाइजेशन। द वर्ड इज आयोनाइजेशन, ओके, एंड द सेकेंड इज दैट इज डिसोल्यूशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन, देन डिसोल्यूशन। अब NaCl में क्या होता है, यानी कंपाउंड में बेटा, दे आर ऑलरेडी आयोनाइज। NaCl को हम जनरली ऐसे लिखते हैं Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये जो NaCl है ये ऑलरेडी आयोनाइज होता है, इसे सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना आउट ऑफ 2, दैट इज डिसोल्यूशन। समझ पा रहे हैं ना बात को। NaCl को क्या करना है, पहला स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करेगा, डिसोल्यूशन। तो एक स्टेप बच गया इसका। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में आयोनाइज, हमें पहले स्टेप में हमें आयोनाइजेशन करनी पड़ती है, चार्ज लाना पड़ता है बेटा, और फिर वो डिसॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई दे शो स्लो डिसोल्यूशन। क्लियर है, बात समझ में आई है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फिर भी वो जल्दी डिसॉल्व होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वीक है, फिर भी वो आयनिक के मुकाबले देर में डिसॉल्व होते हैं। क्यों, क्योंकि डिसोल्यूशन के लिए हमें पहले आयोनाइजेशन करना पड़ता है बेटा, उसके बाद डिसोल्यूशन होता है। आयनिक में ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड आर आयोनाइज, तो दे जस्ट हैव टू डिसॉल्व, उन्हें ब्रेक डाउन होना है सिंपली। कोवलेंट को पहले आयोनाइज होना पड़ेगा, तो कुछ टाइम आयोनाइज होने में कंज्यूम हो जाएगा, फिर इनको डिसॉल्व होना पड़ेगा। तो इन्हें 2 स्टेप फॉलो करने, आयनिक को एक करना, इसलिए आयनिक कंपाउंड जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, या रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बार बार लिखने की बजाय। क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का तरीका। कितनी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, कितने टाइम में, डिवाइड कर दीजिए, स्पीड आ जाएगी, रेट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसे 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं बेटा। एक रिएक्टेंट की टर्म में स्टडी करते हैं, और एक हम लोग इसको प्रोडक्ट की टर्म में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों में, इसलिए हम इसको सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार, मान लीजिए आई हैव ए रिएक्टेंट R, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जब टाइम 0 है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, टाइम 0 है। उस टाइम मान लीजिए मेरे पास 100 है, ठीक है। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट क्या होगा, 0। थोड़ी देर के बाद, यानी कि आफ्टर टाइम t, कोई भी टाइम हो सकता है t, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर टाइम t, मान लीजिए ये मेरे पास रह गया 40 और ये बन गया 60, ठीक है। तो t टाइम में क्या हुआ है, आपका रिएक्टेंट 100 से 40 पे चला गया। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे स्टडी करेंगे समझिएगा। पहले यहां बता देता हूं आपको जनरली, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की टर्म में करेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। डेल्टा का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी आप देखिए यहां पे फाइनल क्या है हमारे पास, फाइनल तो ये है, और इनिशियल क्या है बेटा, इनिशियल 100 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 60। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस टाइम ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10 सेकेंड्स ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -60 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो कितना आ गया हमारे पास, -6।
अब यहां ये बात आपको ध्यान देनी जरूरी है बेटा कि रेट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फिजिक्स में भी समझते हैं ना आप इस बात को। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं आ सकती है, लेकिन यहां तो नेगेटिव आ रही है। अब साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए, भाई करें क्या, कंसेप्ट कैसे स्टडी करें। तो उन्होंने इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या किया बेटा, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आर जो है डेल्टा आर हमेशा क्या आना है, नेगेटिव ही आना है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेटा हमेशा कम होगी, बढ़ तो सकती नहीं है। तो 100 से 40 होगी, 70 होगी, 80 होगी, तो फाइनल हमेशा कम, इनिशियल ज्यादा, फाइनल कम, इनिशियल ज्यादा, तो वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आनी है। तो इस नेगेटिव को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, पूरे फार्मूले के आगे ही नेगेटिव लगा दिया। इट जस्ट ए साइन कन्वेंशन। सिर्फ क्या है बेटा, ये एक साइन कन्वेंशन है, न्यूमेरिकल में इस वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हेन यू आर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल यू जस्ट इग्नोर दिस नेगेटिव साइन, आपको इसको इग्नोर करते। क्लियर है, नेगेटिव क्यों लिया, समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव को हमें पॉजिटिव करना था, क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बना, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव change in the concentration of reactant divided by time। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। अब इसी को हम प्रोडक्ट की टर्म में देख लेते हैं एक बार। अभी प्रोडक्ट की टर्म में अगर हम एग्जांपल सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट टाइम 0 पे कितना है 100, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0, आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 40 है और ये हो गया हमारा 60। तो अब ये क्या है बेटा, ये प्रोडक्ट की फाइनल कंसेंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर मैं यहां डेल्टा पी निकालने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला वही रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी फाइनल कितना है, दैट इज 60, इनिशियल कितना है बेटा 0, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 60। अगर रेट निकालने की कोशिश करें तो डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, मान लीजिए अगेन इट विल बी 10, तो आंसर आ गया आपका 6, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर आपकी वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है तो आपको इस नेगेटिव साइन कन्वेंशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है बेटा उसके आगे आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाना है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये होता है रिएक्टेंट की टर्म में बेटा जी, और ये होता है प्रोडक्ट की टर्म में। एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे के एस्पेक्ट्स को हम लोग स्टडी करें। चलिए अब बात करते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं पहले, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो गैसीय स्टेट में है और दूसरे गैसीय स्टेट में नहीं है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा गैसीय स्टेट, और सेकंड हम लोग ले सकते हैं लिक्विड स्टेट में, जनरली लिक्विड स्टेट होती है। तो अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लिक्विड स्टेट में मान के चलते हैं बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, किसी भी टर्म में ले सकते हैं आप, चाहे रिएक्टेंट की टर्म में लो चाहे प्रोडक्ट की टर्म में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास मोल पर लीटर, ठीक है जी। और टाइम का यहां पे हम टाइम ले सकते हैं सेकंड की टर्म में और मिनट की टर्म्स में। तो मान लीजिए हम इसको सेकंड की टर्म में ले रहे हैं, तो जो हमारी यूनिट बन गई बेटा वो बनी मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर हम मिनट की टर्म में लेंगे तो वो बन जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये दो यूनिट यूज हो सकती है जनरल टर्म्स में। गैस के केस में बेटा जी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की बजाय हम प्रेशर को स्टडी करते हैं। तो फॉर्मूला तो वही है रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द, अब यहां पे हम लेंगे मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हम यूज करते हैं प्रेशर, दैट इज चेंज इन द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां क्या यूनिट बन जाएगी, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, और वी कैन से सेकंड इनवर्स, एक ये यूनिट बन गई, दूसरी यूनिट आपके पास आ सकती है एटमॉस्फेयर पर मिनट के नाम से। तो ये ध्यान रखना है, अगर गैस स्टडी हो रही है, प्रेशर का डिस्कशन है, तो यूनिट आपकी एटमॉस्फेयर की टर्म में आएगी,
और अगर लिक्विड का केस है तो यूनिट आपकी मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन वाली यूनिट आएगी। क्लियर है, नोट कीजिए। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ये 3 टाइप का है बेटा हमारे पास। नंबर 1, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एंड द फाइनल वन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंस्टेंटेनियस को स्मॉल डी से, और इसके लिए कोई कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं होती है, और यू कैन से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेल्टा भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए बेटा, ये रेट कब स्टडी होता है? व्हेन रिएक्शन जस्ट स्टार्ट। For example, rate of reaction, change in the concentration of reactant divided by time when T is considered to be 0. इनिशियल, बिल्कुल रिएक्शन शुरू होते ही जो रेट होगा वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ज्यादा न्यूमेरिकल यूज नहीं है इसका, ज्यादातर जो हम यूज करते हैं बेटा वो एवरेज या इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं। अभी एवरेज क्या है? मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, 4 मिनट का टाइम इंटरवल लेके चलते हैं तो जो रेट निकलता है वो होता है एवरेज। और अगर हम ले फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन तो नहीं कह सकते, अगर आप ले 1 या 2 सेकंड के लिए इंस्टेंट उसी पॉइंट पे अगर रेट निकालना है तो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए ए से बी है बेटा, कोई रिएक्शन जा रही है ए टू बी, मुझे इसको एक्सप्रेस करना एवरेज में, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिखूंगा दैट इज रिएक्टेंट की अगर हम बात करें माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, रिएक्टेंट की टर्म में है तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, लेकिन अगर इसी चीज को इंस्टेंटेनियसली स्टडी करना है तो हम इसको यूज करेंगे नेगेटिव डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। डी मीन्स स्मॉल चेंज। जब स्मॉल चेंज के लिए कोई रेट स्टडी होता है तो हम उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर एक ड्यूरेशन है बेटा तो एवरेज, इंस्टेंटेनियस उसी सेकंड में स्टडी करना है तो इंस्टेंटेनियस, और जैसे ही कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई आपने रेट स्टडी कर लिया तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप जनरली इसे या इसे किसी को भी आप यूज कर सकते हैं, ये ऑथर के विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि वो एवरेज लेके चलता है या इंस्टेंटेनियस लेके चलता है। दोनों ही कंसेप्ट हमारे सही है, इसका ज्यादा यूज नहीं होने वाला। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस रिएजेंट्स। ठीक है, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बेटा? द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस रिएजेंट। अब ये जो रिएजेंट होता है ना बेटा, रिएजेंट में दोनों चीजें आ जाती है, रिएक्टेंट भी आ जाते हैं और प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट रिएजेंट्स। तो एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं बेटा कि इसको कैसे हम रिलेशनशिप में डाल सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हम लोग पढ़ रहे हैं, N2 प्लस 3H2 विल फॉर्म 2NH। हैबर प्रोसेस बोलते हैं बेटा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार इनके स्टोकियोमेट्री देखो बेटा। मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना, स्टोकियोमेट्री। इसकी स्टोकियोमेट्री क्या है? 1, इसकी स्टोकियोमेट्री 3, इसकी स्टोकियोमेट्री। ठीक है, तो अगर हम यहां पर अब इसको समझना क्या है बेटा कि इसका जब 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल, उसी ड्यूरेशन में हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, 1:3 का रेशो है, और उसी दौरान अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसके 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, और इसके 2 मोल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर हम इसके रेट को लिखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की टर्म में लिखता हूं N2, मान लीजिए इसका रेट हम मान लेते हैं x। ठीक है,
तो अगर नाइट्रोजन की टर्म में हमने रेट क्या मान लिया, x मान लिया बेटा, तो हाइड्रोजन की टर्म में वही रेट क्या आ जाएगा, जितनी देर में एक कंज्यूम हो रहा है उतनी देर में 3 कंज्यूम हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है इट विल बी 3x। और अमोनिया के केस में क्या आ जाएगा, लगाओ दिमाग, दैट विल बी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब इनको एक बार हम एक्सप्रेस करते हैं। चलिए जी, N2 क्या हो रहा है बेटा, रिएक्शन के दौरान डिकम्पोज हो रहा है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, या फिर हम कंजप्शन भी लिख सकते हैं, कंजप्शन भी जा सकता है, ठीक है। और यू कैन से डिकम्पोज, डिसअपीयरेंस, कंजप्शन और डिकम्पोज, कोई भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसका रेट हम लोग, दैट इज माइनस, माइनस क्यों, रिएक्टेंट है, N2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। और इसका रेट था क्या हमारे पास, कंसेंट्रेशन क्या कंज्यूम हुई थी इसकी, x कंसेंट्रेशन कंज्यूम हुई थी, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो x मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अगेन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, ये भी क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, तो माइनस DH2 डिवाइडेड बाय dt। तो यहां पे इसका कितने मोल है, 3 मोल्स, क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें बेटा अमोनिया की, तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ प्रोडक्शन किसका, अमोनिया। तो क्या बन जाएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नेगेटिव, एक बार नोट करो इसको आप लोग, DNH3 डिवाइडेड बाय dt। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2x मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये 3 तरीके से हम इनको अलग अलग करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कलेक्टिव कैसे एक्सप्रेस करना है बेटा वो देखिए, कलेक्टिव एक्सप्रेस कैसे होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें नाइट्रोजन की टर्म में, तो दैट विल बी DN2 बाय dt, नेगेटिव साइन आ गया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की टर्म में, तो DH2 बाय dt, और अगर हम बात करें बेटा अमोनिया की टर्म में, तो DNH3 बाय dt। पर एक बात समझिए बेटा, क्या ये जो तरीका है एक्सप्रेस करने का ये सही है, इस तरीके के हिसाब से तो क्या है कि 1 मोल इसका जो कंज्यूम होगा, इसका भी 1 मोल होगा और इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा, जबकि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, जब इसका 1 मोल हो रहा है बेटा, इसके 3 मोल हो रहे हैं और इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहां पे अगर हमें 1 मोल लेके आना है, तो इसका रेट क्या है हमारे पास, 3x, तो हम 3 से डिवाइड कर दे, x आ जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर दे तो x आ जाएगा। ये ऑलरेडी x था, ये 3x था तो मैंने 3 से डिवाइड किया, ये 2x था तो बेटा 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से अब इन सबका रेट हमारा बराबर हो गया। तो इसको फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करना है, और ये आप ध्यान से देखिए, ये वो स्टोइकियोमेट्री है जो रिएक्शन में दी गई है। तो अब हम इसको कैसे लिखते हैं, फाइनल जो रिलेशन होता है दैट इज DN2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू -1/3, जो स्टोइकियोमेट्री है उससे डिवाइड किया गया, क्या आ जाएगा, DH2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है हमारे पास, DNH3 1/2 डिवाइडेड बाय dt। तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड ईच ऑफ द रिएजेंट, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो। करना क्या है बेटा, मोटे तौर पे आपको उनकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना है, लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेटा, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन मस्ट बी
बैलेंस। क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आपकी स्टोइकियोमेट्री गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका रेट भी गलत है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें अपनी रिएक्शन को एक्सप्रेस करना होता है, बैलेंस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, देखिए फिर एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रिएक्शन है बेटा, A प्लस बी से बन गया A2B3 बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की टर्म। लेकिन पहले ध्यान से देखिए, क्या ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है? यहां पे A कितने हैं 1, यहां कितने हैं 2, यहां B कितने हैं 1, यहां कितने हैं 3। तो सबसे पहले हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। और बैलेंस कैसे होगी, 2A प्लस 3B इज इक्वल टू A2B। ठीक है, जब तक बैलेंस नहीं होगी आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम होता है रिएक्शन की बैलेंसिंग चेक करना। अब इसको एक्सप्रेस करें रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -1/2 DA बाई डी। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगेगा, इज इक्वल टू -1/3 DB बाई dt। रिएक्टेंट है तो नेगेटिव लगेगा, और यहां आ जाएगा आपके पास प्लस D A2B3 डिवाइडेड बाय डेल्टा, और यू कैन से dt। तो यहां जो चीज आपको समझनी थी वो ये थी कि कोई भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है या उनका रिलेशनशिप निकालना हो बेटा, तो पहले उसको बैलेंस कर लो। ठीक है, अब मैं एक जनरल एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा जी, मेरे पास एक रिएक्शन है AA, और यहां से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है BB, जिसमें A और B क्या है, स्मॉल a और स्मॉल b है हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने का सीधा सा तरीका क्या है हमारे पास, दैट इज -1/a dA by dt is equal to +1/b dB by dt। This is the way to express your reaction। ठीक है, तो एक एग्जांपल को आप खुद ट्राई कीजिए, मैं नोट डाउन करता हूं। PCl5 will consume into PCl3 plus Cl2। एक बार इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ, फिर इससे आगे का पोर्शन हम लोग स्टडी करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए आप इनका। चलो बेटा, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे। कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग यहां पे। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक रिएक्शन है बेटा, दैट इज 2NO2 प्लस F2। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है 2NO2 प्लस F2, एंड दे विल फॉर्म दैट इज 2NO2F। 2NO2 प्लस F2। अब करना क्या है आपको, आपको इसके रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ NO2, इन टर्म्स ऑफ F2 और इन टर्म्स ऑफ NO2F। अलग अलग तीनों के केस में आपको एक्सप्रेस करना। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, वो है इसकी बैलेंसिंग। चेक कर लीजिए एक बार, नाइट्रोजन 2 है हमारे पास, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, फ्लोरीन 2 हो गए, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है तो क्या करेंगे आप, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NO2 क्या हो जाएगी बेटा, -1/2 BNO2 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्लोरीन इट विल बिकम नेगेटिव DF2 डिवाइडेड बाय dt। और अगर थर्ड केस को देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ये आ जाएगा +1/2 DNO2F डिवाइडेड बाय dt। तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और कलेक्टिवली हम क्या करेंगे, कलेक्टिव एक्सप्लेन करना है बेटा इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख देंगे इन सारी वैल्यूज को, DNO2 by dt is equal to -DF2 by dt is equal to
+1/2 DNO2F डिवाइडेड बाय। तो कलेक्टिव एक्सप्लेन करना है तो ये, और अगर वो इंडिविजुअल पूछता है तो क्लियर है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आई हैव ए रिएक्शन H2 plus O2 will form H2O2। ठीक है, H2 plus O2 से क्या बन रहा है हमारे पास H2O2। इसको रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन कलेक्टिव कर लेते हैं एक बार। लेकिन सबसे पहली चीज क्या होती है भैया ऐसी रिएक्शन में, याद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले क्या सोचना है आपको, वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। चलिए चेक करते हैं। H2 कितने हैं बेटा हमारे पास, दैट इज 2 H2 है हमारे पास, और यहां हम H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। H2 कितना है हमारे पास, 1। यहां H2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहां पे कितना हो गया, 1। जानबूझ के हमने H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम बैलेंसिंग पे वर्क करें। तो अब मुझे यहां 2 ऑक्सीजन है तो यहां भी 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां बैलेंस करने के लिए इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे अलग से लिखता हूं। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2H2O, यहां क्या है O2। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो इट शुड बी 2H2। तो ये वो रिएक्शन है जिसपे आपको वर्क करना है, ना कि ऊपर वाली। ठीक है, बैलेंस फॉर्म पे वर्क होता है बेटा। तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या बनेगा, दैट इज -1/2 DH2/dt इज इक्वल टू -DO2/dt इज इक्वल टू प्लस, चाहे लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है बेटा, DH2O/dt। तो देखिए अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते ना तो 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग का केस है, स्टडी कीजिए। और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे पास, मान के चलो हम लोग लेके चल रहे 2N2O5 and it will react to form NO2 plus O2। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग में क्या होना चाहिए बेटा, नाइट्रोजन मस्ट बी 4, तो हम क्या करेंगे यहां पर 4 नाइट्रोजन का। अभी ऑक्सीजन देखिए कितने हैं हमारे पास, 10। यहां कितने हो गए, 8, और ये आपके पास 2, 10। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी, पहले ये चीज नहीं थी, तो आपको इसका ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये है बेटा यहां पे कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है NO2 का वो हमें दे रखा है, फॉर्मेशन सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, दैट इज, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे एक्सप्रेस होता है, DNO2/dt, और इसकी वैल्यू है बेटा जी, दैट इज 2.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि इसका रेट ऑफ कंजप्शन बताइए। एक कोई फॉर्मेशन दे दिया हमें और क्या पूछ लिया, इसका रेट ऑफ कंजप्शन। अब ध्यान रखिएगा बेटा, अगर कोई आपको ये कहता है न्यूमेरिकल में कि रेट ऑफ फॉर्मेशन है, तो वो ये वाली वैल्यू होती है, उसमें 1/4 इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इसका क्या होगा, तो पहली बात तो ये समझिए कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास DN2O5 डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अपना ROR की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ROR क्या बन जाएगा, देखिए अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में लिखूंगा तो नेगेटिव साइन, दैट इज 1/2 DN2O5 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है हमारे पास तो +1/4 DNO2 डिवाइडेड बाय dt, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास DO2 डिवाइडेड बाय। उसने हमें दिया क्या है बेटा, उसने हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दोबारा बता रहा हूं, ये होता है ये वाली टर्म। ठीक है जी, तो अब इसमें आप ये वाली टर्म ढूंढ लीजिए, ये हमारे पास आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक है, और वैल्यू कितनी है, 2.8 इंटू 10⁻³ अब
निकालना क्या है, ये वाला टर्म। तो इन दोनों में रिलेशन हमारे पास है। करना क्या है बेटा, साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं, साइन का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो क्या होगा, अब आपके पास ये बच गया 1/2 d N2O5 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/4 d NO2 डिवाइडेड बाय। अगर मैं यहां पर, समझिएगा मुझे निकालना क्या है, ये इस 2 को मैं ले जा रहा हूं इधर। देखिए समझिएगा, हमारे पास फॉर्मेशन है, अब ये वाली वैल्यू हमें दी गई है और हमसे ये वैल्यू पूछ ली गई है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर ले जाए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसी को आगे देखते हैं। तो ये बचेगा हमारे पास dN2O5 डिवाइडेड बाय dt। 2 किधर चला गया बेटा, इस तरफ, तो 2/4 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो हम यहां से पुट कर देंगे, दैट इज 2.8 इंटू 10 की पावर -3। तो कैंसिल होके 1/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पे 1.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या रिलेशन बनाएंगे आप, जो आपको पता है वो लिख लीजिए, 1/2 d NO2 डिवाइडेड बाय dt। ऑक्सीजन क्या है बेटा जी, O2 डिवाइडेड बाय dt। अब ये वाली वैल्यू हमें पता है, तो यहां वो वैल्यू पुट कर दे, दैट इज 1/4 इंटू 2.8 इंटू 10 की पावर 3। और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगी dO2 बाई dt की। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, 0.7 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसका रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाएगा, ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं कैसे आपको रिलेशन ड्रा करने हैं किसके साथ। तो ये कुछ न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत इजी टाइप के न्यूमेरिकल है। एक बार आप बुक में से इनको गो थ्रू कर ले, कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। चलिए बेटा, एक न्यूमेरिकल है, इस बार हम कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर को डील करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, अगर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है बेटा N2O4 प्लस O2 में, इस टाइम पे प्रेशर, इनिशियल जो प्रेशर है वो है 114 mm। फाइनल रिएक्शन के बाद 25 मिनट तक रिएक्शन हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, उसने ये नहीं कहा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसने कहा 25 मिनट्स के बाद जो फाइनल प्रेशर है वो है 133 mm ऑफ मरकरी। और इस दौरान जो टेम्परेचर है बेटा, दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, ROR इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रेशर एज वेल एज कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन और प्रेशर की टर्म में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, दोबारा देख लीजिए। N2O5 डिकम्पोज होकर ये बना रहा है, इनिशियल प्रेशर 114 है, 25 मिनट तक रिएक्शन को होने दिया। तो अब क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट घटेंगे, कुछ प्रोडक्ट बढ़ेंगे, तो प्रेशर में चेंजेस आएंगे। और जो फाइनल प्रेशर है बेटा आफ्टर 25 मिनट्स, दैट इज 133 mm। अब कहते हैं जी इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, लेकिन दोनों टर्म में निकालना है, प्रेशर की टर्म में भी निकालना है और कंसंट्रेशन की टर्म में भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले इनिशियली व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो जो प्रेशर होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा, दैट इज 114, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिख देंगे 0 0, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। तो ये इनिशियल है आपके पास। आफ्टर 25 मिनट्स क्या होगा बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा तो इसका प्रेशर भी घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा। और स्टोकियोमेट्री के हिसाब से देखिए, इसकी स्टोकियोमेट्री 1 है तो 1p, इसकी स्टोकियोमेट्री हाफ है तो हाफ p। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो आपका टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, और टोटल प्रेशर दे कितना रखा है उन्होंने, 133। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए 144 माइनस p प्लस ये, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। मैं लिख देता हूं 114 माइनस p प्लस p और हाफ p इज इक्वल टू 133। ये हमारा फाइनल प्रेशर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। तो मैं लिख सकता हूं 1/2p इज इक्वल टू 133 माइनस 114, दैट कम्स आउट टू बी 19। तो 1/2p कितना आ गया बेटा, 19 mm ऑफ मरकरी। तो p क्या आ जाएगा बेटा, इट कम्स आउट टू बी 19 इंटू 2, दैट इज 38 mm ऑफ मरकरी। क्लियर है। लेकिन जो प्रेशर का जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा, याद कीजिए वो हमने एटमॉस्फेयर की टर्म में निकाला है। ठीक है ना, तो अगर मुझे ये निकालना है तो पहले mm को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसका तरीका है
डिवाइडेड बाय 760 mm ऑफ मर्करी। जो भी आपका प्रेशर है आप उसको किससे डिवाइड कर दो, 760 से। तो ये आ गया हमारा चेंज इन प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी। तो चलिए अभी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या बन जाएगा, चेंज इन द प्रेशर और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अभी चेंज इन प्रेशर कितना है, 38 डिवाइडेड बाय 760, एटमॉस्फेयर में ले लिया हम लोगों ने, और टाइम कितना है 25 मिनट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 0.002 एटमॉस्फेयर पर मिनट। तो ये आ गया हमारा प्रेशर के टर्म में आंसर। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी एक बार इसको कंसंट्रेशन की टर्म में और निकालना है। ठीक है, ध्यान है ना बात, दोनों टर्म में निकालते हैं। तो यहां क्या करना होता है बेटा, देखिए आपके पास एक आइडियल गैस इक्वेशन है, याद हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआर। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा जी, दैट इज एन बाय, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं V को इधर ले जाऊं और RT को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, N बाय V इज इक्वल टू P बाय RT। ध्यान से देखिए, V इधर RT इधर, तो N बाय V किसके बराबर होगा, P बाय RT के बराबर हो गया। तो N बाय V हमें पता है क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखिए कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज, और यू कैन से चेंज इन कंसंट्रेशन। प्रेशर कितना है बेटा, 38 डिवाइडेड बाय 760। आर की वैल्यू क्योंकि एटमॉस्फेयर है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 200 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहां केल्विन में करते हैं, क्योंकि हमारी यूनिट केल्विन में लिए बेटा, तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 273, दैट कम्स आउट टू बी 473 केल्विन। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 473 केल्विन। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा बेटा वो आपका अप्रोक्स आ जाएगा 0.00128। ठीक है जी, मोल पर लीटर। बाकी सारी टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी इसमें। तो मोल पर लीटर, ये क्या आ गया बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना, 0.00128 मोल पर लीटर, और अगर आप मिनट में निकालते हैं तो 25 से डिवाइड कर दो, और अगर आप सेकंड में निकालना है आपको तो आप उसको मल्टीप्लाई 25 इंटू 60 कर दो। तो यहां जो आपका आंसर आएगा बेटा, दैट इज 8.58 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं जो कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, जहां पे कंसंट्रेशन की बजाय किसका रोल आ जाए बेटा, प्रेशर का रोल आ जाए। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर इससे आगे के सेक्शन को डिस्कस करते हैं।